सिलेक्शन के बाद फोन आया फिर? नहीं आया। दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा, तो वो एक उजियारा ऐसा तो नहीं है दिल टूटने के बाद नहीं, उजियारा हुआ है? ये उजाला का जो मैंने प्रॉमिस। तो अर्जुन सिंह की लाइफ में कोई कि मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, तो इसमें जय हिंद प्यारे साथियों, आज एक ऐसे गांव में उपस्थित हैं जहां से हमारे बदायूं जिले से 120वीं रैंक हासिल की है यूपी पीसीएस परीक्षा में। और ये आप देख रहे हैं खेतों में गांव का माहौल है और बहुत अच्छा लगता है। पीछे कोयल कूक रही है, बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं और एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू कहें, आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है। सभी दर्शकों से मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इसे पूरा सुनिए। गाँव के लोगों के लिए, गाँव के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे खेतों में काम करते हुए हम भी ऐसे खेतों में से काम करते हुए निकले हैं और जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं वो भी ऐसे ही खेतों से काम करते हुए निकले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बहुत सारी सुविधाओं को ये नहीं सोचेंगे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी या हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इसमें बने रहिए। जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं और इस नई शुरुआत से बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। आज हमारे साथ हैं अर्जुन सिंह यादव, जिन्होंने अभी यूपी पीसीएस परीक्षा में 120वीं रैंक हासिल की है। क्या इनकी जर्नी है, कैसा माहौल है, कहाँ से निकल के इन्होंने इतना बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है, इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज हम इनके गांव कमालपुर में आए हुए हैं। और कमालपुर वास्तव में कमाल का गांव है, क्योंकि गांव से निकल के इतना सब कुछ करना ये भी एक कमाल की बात है। तो क्रम बाई क्रम हम सारे सवालों को लेके, जो भी स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं और जो भी तैयारी करने वाले रहते हैं उनके मन में जो भी होंगे, परत दर परत हम सारी जानकारी आपके बीच तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अर्जुन भाई, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नई जर्नी के लिए, नई यात्रा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम अर्जुन सिंह यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के विकासखंड जगत में एक छोटा सा गांव है कमालपुर, वहां का रहने वाला हूं। और सिविल सेवा में ये मेरा प्रथम प्रयास था पीसीएस में, और प्रथम प्रयास में ही जो आयोग के द्वारा अंतिम सूची जारी की गई है उसमें मैंने अपना एक स्थान बनाया है, जो मेरे लिए, मेरे परिवार और सारे शुभचिंतकों के लिए एक हर्ष का विषय है। क्या माहौल है घर में सिलेक्शन के बाद? अब सिलेक्शन के बाद तो माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको बहुत उम्मीद रहती है जब आप तैयारी में जाते हैं। तो जो भी आपके चाहने वाले होते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो, तो सबको बहुत उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा तो शायद सकारात्मक ही आए, और वैसा ही हुआ। तो घर, परिवार में, गांव में या पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है और सब बहुत अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मम्मी हैं, पिताजी हैं, भाई बहन हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, और दादी हैं, चाचा चाची, पूरा मतलब अच्छा भरा पूरा परिवार है। पूरा परिवार है, सब और बहुत बढ़िया, एकदम से खुशी है परिवार। हाँ, सब बहुत खुश हैं, सब अच्छा माहौल है। इससे पहले परिवार में कोई सरकारी जॉब में या फिर क्या बैकग्राउंड है? नहीं, मतलब अब हम कहें तो आजीविका का एक साधन क्या है घर में? आजीविका का साधन एक खेती था बस। इससे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब में परिवार में क्या, मुझे लगता है कि हमारे गांव में भी अभी तक कोई पढ़ लिख के कोई अच्छी पोस्ट पे आज तक कभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया है। और परिवार में यहाँ हमारे रिश्तेदार वगैरह में कहीं दूर दूर तक कहीं किसी का गवर्नमेंट जॉब से या कोई उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कोई बाहर गया हो, इसका कोई ताल्लुकात रहा नहीं है। तो मैं पहला ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो ईश्वर ने मुझे सौभाग्य प्रदान किया है कि मैंने कोई अच्छा एग्जाम निकाल कर और किसी अच्छी पोस्ट के लिए चयनित हुआ हूँ। विचार कैसे आया गांव में? गांव का जैसे मैं बताऊं आपको, जो माहौल होता है, गांव का जो बच्चा होता है वो ज्यादा कहाँ तक सोच पाता है, या तो वो यूपी पुलिस तक सोच पाता है, जो कांस्टेबल की वैकेंसी होती है उस तक सोच पाता है, आर्मी के बारे में सोच पाता है, फौज में जाने की सोचता है। गांव का अगर कोई बच्चा गांव से निकल के इन सारी बाधाओं को पार करते हुए अगर पीसीएस के बारे में, यूपीएससी के बारे में सोच रहा है, तो ये विचार कहाँ से आया मन में? देखिए, ये बहुत पहले से ये स्टार्टिंग हो जाती है जब आप बचपन में छोटे होते हैं। तो जो आपका परिवार होता है, आपके माता पिता होते हैं, वो आपको कैसी सीख देते हैं, आपको कहाँ तक जाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली में, क्योंकि हमारे पिताजी काफ़ी जागरूक थे शिक्षा के प्रति हैं, तो उन्होंने नवोदय विद्यालय एक संस्थान चलता है जहाँ पे बच्चे 6th क्लास में एडमिशन लेते हैं। तो मेरे पिताजी ने घर पे पढ़ाया था, तो मैं 5th क्लास में जब पढ़ रहा था, उसके बाद 6th में मैं नवोदय में चला गया। तो वहाँ पे जब मैं था तो 8th क्लास तक मेरा एम हुआ करता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने नहीं सोचा था, पता ही नहीं था कि एज ए सिविल सर्विस जैसी कोई चीज़ होती होगी। लेकिन जैसे ही 9th में मैं पहुंचा, तो हमारे यहाँ पे नवोदय विद्यालय में जो मॉर्निंग असेंबली होती है, वहाँ पे बहुत सारे
थॉट्स बोला जाता है, प्लेस होती है, और वैसे एक डेली बोला जाता है जीके क्विज होती है, जो हाउस वाइज एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जी तो वहाँ पे मैं जीके के आंसर देता था जब डेली जो पूछा जाता था। तो वहाँ पे टीचर्स थे, उन्हें लगा कि मेरे अंदर जो जीएस के प्रति जो रुचि है, जो सोशल स्टडीज के प्रति वो ज्यादा है। तो वहीं पे एक एसएसटी की मैम थी और सर थे, उन लोगों ने मुझे तब गाइड करना स्टार्ट किया, स्पेशली 9th क्लास से, कि तुम्हारी रुचि है वो सिविल सर्विसेज की तरफ ज्यादा है और तुम वहां पर सफलता हासिल कर सकते हो। तो 9th और 11th में तो मेरा एकदम क्लियर हो गया था कि मैं सिविल सर्विस में जाना हूँ, जाऊंगा। तो मुझे मैं इसका श्रेय मैं नवोदय विद्यालय को दूंगा, वहाँ के एनवायरनमेंट को, कि उसने मुझे वहां तक सपने देखना दिखाए कि तुम वहां तक जा सकते हो। तो गांव में जैसे क्या होता है, गांव में नवोदय के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है। आप नवोदय में 6 क्लास से, हाँ तो ये एक परिवार की आप कह सकते हैं जागरूकता है। हाँ बिल्कुल। आप जैसे बहुत सारे हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं वो गांव से बिलोंग करते होंगे, गांव से जुड़े हुए होंगे। एक मैसेज आप पेरेंट्स के लिए क्या देना चाहेंगे बच्चों के एजुकेशन के लिए, प्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितनी जरूरी है आगे जाने के लिए, कितना एक प्रकार से नींव है वो। अगर वहां कोई फैमिली अपनी बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दे रही है तो मुझे लगता है उसका फायदा जरूर है। जैसे अर्जुन जी आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने खुद ही बोला कि मैं इसका श्रेय नवोदय को देना चाहता हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों में एजुकेशन के प्रति जो माहौल है वो कैसा रहना चाहिए, घर पे एनवायरनमेंट कैसा रहना चाहिए? सबसे पहले नवोदय में भी कोई बच्चा तभी पहुंच पाएगा जब उससे पहले जो 5वीं तक पढ़ा है उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई हो। इसका सबसे पहला जो मुझे लगता है कि मैं प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, सरकारी विद्यालय में अपने गाँव के, लेकिन सरकारी विद्यालयों में एक ऐसा मिथ है कि पढ़ाई नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं था, मैं पढ़ता था तो वहाँ टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी, आपको घर पे कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो मेरी जो नवोदय में मैं गया, मतलब उसके काबिल बन पाया कि मैं वो एग्जाम क्लियर कर पाऊं, तो उसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा रोल था। वो खुद मुझे घर पे पढ़ाते थे। मैंने बचपन से ही कक्षा 1 से लेकर और आज तक मेरा चयन हो गया है, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की है। तो जब मैं 5वीं क्लास तक जब मैं नवोदय की तैयारी करता था तो पिताजी ने खुद घर पे ही पढ़ाया था। तो मैं कहूंगा कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, वो सबसे अच्छा तभी रहेगा जब आप घर पे अपने बच्चे को देखें। मतलब स्कूल कॉलेज के अलावा घर पे बच्चे पे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, घर पे फैमिली का कितना सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच्चे को चाहे कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं या किसी भी, जैसे आप ही बता रहे हैं कि मैं अब तक सारी मेरी एजुकेशन है जो सरकारी स्कूल से हुई है, सरकारी में हुई है, और आप गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हुए हैं। जी। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स के भी एक नागरिक होने के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे गांव के स्कूल में क्या वास्तव में पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही तो हम अपने बच्चों के प्रति कितना ध्यान दे रहे हैं। बच्चा क्या स्कूल में पढ़ के आ रहा है, घर पे वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इसके प्रति मुझे लग रहा है गांव में लोकल क्षेत्र में जागरूकता कम होती है। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके बारे में तो ये मिथ समझूंगा, क्योंकि जितने एजुकेटेड और जितने टैलेंटेड टीचर्स सरकारी विद्यालय में आते हैं, क्योंकि वो एग्जाम के थ्रू आते हैं। प्राइवेट विद्यालय में कौन से टीचर होते हैं जो सरकारी एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, यही है। तो अगर आपके अभिभावक जागरूक हैं, अगर आप जो आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय है उसके टीचर्स को आप सपोर्ट करते हैं और टाइम टू टाइम अगर विजिट करते हैं जो आपके गाँव का प्राथमिक विद्यालय है, तो मुझे लगता है उन टीचर्स के कंपेरिजन में प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके टीचर कहीं नहीं ठहरेंगे। तो उन्हें बस सपोर्ट चाहिए, गांव वाले सपोर्ट करें अगर अपने प्राथमिक विद्यालय को, तो वो बहुत अच्छा बेहतर परिणाम अच्छा कर सकते हैं, वो आगे तक जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जैसे मान लो आपने आपकी तैयारी जो पीसीएस की ही थी या फिर यूपीएससी की थी, ये स्टार्टिंग आपने कैसे की, और उसके लिए आपने ये कहते नहीं कि शुरू की आपने बेसिक तैयारी कैसे की, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के बारे में बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जब 11th क्लास में आया तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं आर्ट्स ले लूं, क्योंकि मेरा एकदम गोल क्लियर हो चुका था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा। लेकिन जिस नवोदय में था, जवाहर नवोदय विद्यालय गुन्नौर संभल, तो वहां पर आर्ट्स थी नहीं, साइंस थी। तो मैं दूसरे नवोदय में जाना नहीं चाहता, तो मैंने वहीं पे पीसीबी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th किया। इसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन था, इतना मेरा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था नहीं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या एमयू जैसी किसी अच्छे शहर में जाके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं। तो मैंने यहीं पे बदायूं में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, वहां पे एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, बीए में। तो 2020 में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 2023 में कंप्लीट हुआ। बीच में मैं पढ़ाई करता था, लेकिन उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रूम लेकर रहता था तो अपने आप से ही खाना वगैरह बनाते थे। इसके बाद मैं एनएसएस ज्वाइन किया, फिर मैं बहुत सारी, मेरी रुचि थी स्पीचेस में, भाषणों में। मैं यूथ पार्लियामेंट वगैरह में पार्टिसिपेट किया हूँ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो इसके बाद मुझे पता चला, जब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, तो मैं चिंतित भी था कि अब ग्रेजुएशन हो जाएगा तो बाहर कहाँ ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ कोई मुझे गाइड कर सके, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम कुछ मिले।
तो उसी टाइम पे एक भागीदारी भवन नाम से संस्थान चलता है लखनऊ में हमारी। मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं था, शायद मेरे आसपास किसी को भी पता नहीं था कि ऐसी कोई एक संस्थान चलती है, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश का चलाता है, जहाँ फ्री में आपको रहना, खाना, टेस्ट सीरीज, टीचर्स की बहुत अच्छी क्वालिटी, लाइब्रेरी सब अवेलेबल होगा। तो हमारे यहाँ पे एक मैडम थी पॉलिटिकल साइंस की कॉलेज में, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था एक बार, तो मैंने उनका स्टेटस देखा, फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो 2-3 महीने बाद मैं लगातार वेट करता था कब उसके फॉर्म आएंगे, कब आएंगे। तो अंततः 2-3 महीने बाद उसके फॉर्म आए, मैंने उसमें अप्लाई किया। पूरे उत्तर प्रदेश से वो 250 लड़कों को सिलेक्ट करते हैं, और उसमें SC और OBC, SC ST OBC मतलब ये 3 कैटेगरीज के जो पिछड़े, गर्ल्स बॉयज दोनों या केवल बॉयज के लिए? हाँ, जो भागीदारी भवन नाम का संस्था है उसमें सिर्फ बॉयज हैं 250। उसके पैरेलल एक और आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के नाम से चलता है। टीचर्स सेम होते हैं, एनवायरनमेंट एकदम सेम है, बस गर्ल्स और बॉयज की बिल्डिंग अलग की बिल्डिंग अलग है, जिसमें उसमें गर्ल्स के लिए होता है। हाँ, जो उसमें भी सेम वैकेंसी मतलब सीट्स वगैरह उसमें 150, जो गर्ल्स वाला है उसमें 150 सीट्स होती हैं, बॉयज का उसमें 250 सीट्स होती हैं। तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें वो 250 लोगों को सिलेक्ट, जो PCS प्रीलिम्स का जो स्तर होता है पेपर का, वही लगभग उसके एग्जाम का लेवल होता है। तो मैंने वो एग्जाम दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं जनवरी 2024 में भागीदारी भवन में गया, तो वहां से मुझे एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संस्थान का, या जिसने भी वो संस्थान स्टार्ट किया उनका। तो वहां से मुझे बहुत अच्छा मेंटर से मिला, क्योंकि वहां से हर साल PCS में 15 से 20 सिलेक्शन हर साल होते हैं। तो जैसे आपने बताया भागीदारी भवन में, तो उसका मतलब एक क्राइटेरिया क्या रहता है? जैसे बच्चे को कब उसके फॉर्म आते हैं, क्या प्रत्येक साल निकलते हैं फॉर्म वगैरह, क्या रहता है? हाँ, उसके प्रतिवर्ष फॉर्म निकलते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो और आपकी 21 वर्ष एज पूरी हो गई हो। फिर अभी जैसे ये अप्रैल मंथ चल रहा है, तो अप्रैल के लास्ट में पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है कि इसके फॉर्म आने वाले हैं। 1 जुलाई से उसका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो 10 महीने तक आपको वहां रखा जाएगा। 10 महीने तक? हाँ, इसके बाद फिर आप एग्जाम दें और 10 महीने और रह लें, ऐसा आप 2 बार रह सकते हैं। ऐसा मतलब उसका अभी तक आपने एक बार एग्जाम दिया, आपके लिए 10 महीने के लिए सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। हाँ, इस बीच में 10 महीने में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है जी, तब तो वो सीट खाली होगी, उस पर नए बच्चे आएंगे। हाँ, और अगर इस 10 महीने में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप दोबारा से उस एग्जाम को दे सकते हैं जो बाकी बच्चे दे रहे हैं। जी जी, बस फिर आप उस सीट पे, हाँ 10 महीने फिर ऐसा आप केवल 2 ही बार कर सकते हैं। एक बार आप आए थे, उसके बाद एक बार एग्जाम देके, ऐसा 2 बार कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो आप UPSC या PCS का प्रीलिम्स निकालिए, फिर मेंस के लिए वो लोग आपको फिर से बुलाते हैं। तो आप मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए फिर से पहुंच सकते हैं 3-4 महीने के लिए। हालांकि 2 बार के बाद आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हाँ, मतलब अगर आपका प्री नहीं निकल रहा है तब तो आप 2 बार, हाँ, और अगर आपका प्री निकल जाता है तो मेंस के लिए वो अलग से, हाँ, अलग से बैच होता है, लेटर MD अलग से बुलाते हैं। और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, प्राइवेट कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाते हैं, और AC, वाईफाई, अच्छा पानी है, मैथ की खाने पीने की सारी व्यवस्था? हाँ, सारी व्यवस्था है। हॉस्टल वगैरह सब वहीं? हाँ, हॉस्टल है, अच्छे कमरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और लखनऊ के सबसे अच्छे इलाके में है, गोमती नगर में। जी। तो ये एक जागरूकता की भी कमी रहती है, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को नहीं पता होता है। मुझे लगता है जिस शहर से हम लोग बिलोंग करते हैं, बदायूं एक छोटा सा शहर है, यहाँ UPSC और PCS जैसे बहुत कम आपको पता होगा माहौल रहता है। पढ़ाई का भी इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा क्रेज स्टूडेंट में होता नहीं है। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि कॉलेज स्तर पे या स्कूल स्तर पे ये जानकारी अगर प्रोवाइड कराई जाए स्टूडेंट के लिए तो बेहतर हो सकता है। जैसे आपने बताया, अगर आपकी मैम ने अगर वो स्टेटस नहीं लगाया होता तो आपको भी उसके भागीदारी भवन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मेरी एक ये गुजारिश भी रहेगी कि जिन लोगों को, जैसे मान लो मुझे इस चीज की जब भी जानकारी होगी, या जो और भी लोग कोचिंग संस्थान या फिर स्कूल कॉलेज या किसी भी एजुकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं या समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी जो सूचनाएं हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंचती रहें, और जिससे और लोग अर्जुन सिंह जैसे हमारे जिले का नाम रोशन करें, गौरवान्वित करें। आपकी तैयारी जो थी, PCS की तैयारी थी शुरुआत में, कि आप UPSC का, जैसे आपने बताया ना UPSC का आपका सपना था, तो UPSC से ये जो आपकी गाड़ी है वो PCS की तरफ कब मुड़ गई? मैं UPSC की तैयारी के लिए मतलब वही मेरा अभी भी अल्टीमेट गोल UPSC ही है। और मैं जब भागीदारी भवन में गया तो मैं एम UPSC का ही लेकर गया था। हालांकि भागीदारी भवन के साथ अभी तक क्या सीन था कि वहां से कोई प्रॉपर IAS नहीं निकला था इस साल तक। लेकिन इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 107 है विमल कुमार भाई, और इसके बाद 316 जो रैंक है विपिन देव यादव भाई हैं, वो 2 पहली बार भागीदारी भवन से प्रॉपर IAS निकले हैं। तो वहाँ IAS का भी माहौल बहुत अच्छा बनेगा। इससे पहले अभी तक जब मैं वहां पहुंचा जनवरी 2024 में, उसी टाइम पे PCS का फाइनल रिजल्ट आया था। तो वहां से लगभग 9 से 10 जो हमारे सीनियर्स थे उनका चयन हुआ था। तो वहाँ PCS का माहौल बहुत अच्छा बन गया था।
तो और फिर मैंने जो अपने सीनियर्स थे उनसे सबसे सलाह ली, उनसे गाइडेंस लिया, उनसे पूछा कि इसका क्राइटेरिया क्या है पीसीएस का। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी मेहनती हो, लेकिन अनिश्चितताएं सिविल सर्विस में बनी रहती हैं। आप जी, जी। ये नहीं कह सकते कि मैं एग्जाम निकाल ही लूंगा। तो मेरे ऊपर यह है कि मैं सोच रहा था कि पहले पीसीएस ही कर लेता हूँ, क्योंकि यूपीएससी की कंपैरिजन में मुझे इजी लगा। जी। तो मैं पीसीएस की तरफ मुड़ गया। फिर मैंने यूपीएससी का अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना लग रहा था कि मैं पीसीएस कर ले जाऊंगा पहली बार में ही। और ये मैं आपने इससे पहले क्या दिया था यूपीएससी? नहीं, इससे पहले मैं नहीं दिया था। अच्छा, यूपीएससी आपने नहीं दिया। हम्म। चलिए, तो पीसीएस में जैसे आपने एग्जाम दिया, आपका मीडियम क्या था? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम से हाँ। आपका था। तो थोड़ा सा प्री के बारे में आप बताइए बच्चों के लिए कि प्री में क्या क्या बच्चा। प्रीलिम्स का मैं एकदम जो ट्रायंगल होता है उस पे रहूंगा कि उसका मतलब ट्रायंगुलर फार्मूला है कि यहाँ सबसे पहले जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उन्हें बहुत अच्छे से करिएगा। मैंने लगभग जो 30 साल के 1990 के बाद जितने सारे क्वेश्चंस आए थे विद एक्सप्लेनेशन, उन्हें मैंने बहुत अच्छे से किया था। इसके बाद होता है करंट अफेयर का रोल बहुत होता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आएंगे तो उनमें से 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल है। तो उसके लिए आपको मंथली कोई करंट अफेयर मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में आई दृष्टि या घटनासार जैसी मैगजीन्स आती हैं एग्जाम से 20 या 25 दिन पहले, जो पूरी वार्षिकी आएगी, उसको पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा कोई एक जीएस की अच्छी बुक, जैसे लूसेंट भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, एक दृष्टि आईएएस अपनी लूसेंट की एक जीएस की बुक निकालता है, तो इतना पढ़ के और आराम से काम हो जाएगा। इसका बेसिक आपने एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहले एक ट्रेंड रहता था कि मैगजीन पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, कुछ बच्चे शॉर्टकट मारने के चक्कर में आजकल इस पे डिपेंड रहते हैं कि कोई मैराथन वीडियो आएगी करंट अफेयर की, हम उसे देखेंगे। तो कंपेयर टू मैगजीन और करंट अफेयर की जो मैराथन वीडियोस वगैरह आती हैं यूट्यूब पे, उसमें आप कितना अंतर समझते हैं, या दोनों में बेटर क्या है? मेरा जो बेसिक जो सोर्स हुआ होता था, मैं एक क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन आती है मंथली, जी, तो मैं महीने की 8-10 महीने की वो मंथली पढ़ता था। इससे 80 to 90% तो आपका जो करंट अफेयर है वो क्रॉनिकल पतली मैगजीन से ही हो जाता है। इसके बाद में जो घटना सारे आई दृष्टि की मैगजीन आती है, मैं वो पढ़ता था। जो आपने बोला मैराथन वाला, तो मैराथन का क्या सीन था, मैंने वो भी देखा है। मैराथन में क्या होता है कि जब आप अपनी बुक के जो मैगजीन्स हैं उनसे जब आप करंट अफेयर पढ़ चुके होते हैं, इसके बाद मैराथन बहुत काम आती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी स्पीड बढ़ा के उसे रिवीजन में मैराथन को, हाँ, तो मैं मैराथन का यूज करता था रिवीजन के लिए। मतलब कोई भी बच्चा जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, अगर वो डायरेक्ट मैराथन पे जा रहा है तो मुझे लगता है वो उतना कामयाब हाँ, तो वो नहीं है, भूल या तो हाँ। 4-5 बार देख ले वो, नहीं तो उसका भूलने का चांस रहेगा। ठीक। फिर मेंस के लिए आपने कोई कोचिंग, आपका तो वही था, तो हाँ, मेंस के लिए आपने क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो बच्चे के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि मेंस में रिटन एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ, मेंस में देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग देखने में सुंदर लेखन होना चाहिए, वो मैटर करता ही करता है, क्योंकि आपको 3 घंटे में 50 पेज भरने होते हैं, फिर 1-1.5 घंटे का टाइम गैप मिलेगा, फिर 3 घंटे में फिर 50 पेज भरने होते हैं। 8 पेपर होते हैं 4 दिन में, लगातार एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो आपको पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग की। इसके अलावा क्योंकि आप पे प्रेशर रहता है कि आपको डायग्राम, मैप्स ये सब बनाना है, तो इसलिए सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज होती है, तो मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम आप मैं पिछली बार जब लगा गया तो मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने 16 टेस्ट लिखे थे, जो मैंने प्राइवेट कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। तो इसके अलावा क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी थी, मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जो लास्ट टाइम तक 20 में से 15-16 क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे थे। तो ऐसे छात्र जिनकी स्पीड बहुत कम है, उन्हें आंसर राइटिंग की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेंस में भी जो पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन है, उसी से ही 70 से 80% काम हो जाता है। इसके अलावा जो करंट अफेयर के मुद्दे हैं, खासकर निबंध में जो काम आएंगे, तो जो करंट में जो चीजें चल रही हो, आईआर जैसे सब्जेक्ट्स हैं या साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी है, उसमें करंट अफेयर से अच्छे से जुड़े रहिए। कोई भी एक हिंदी का न्यूज़पेपर या इंग्लिश का जो आप प्रेफर कर सकते हैं, तो उस न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए। संपादकीय वाला पृष्ठ होता है, वो आपकी जो लेखन शैली है उसमें बहुत अच्छा आपका सहायता कर सकता है। तो मेंस की पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आंसर राइटिंग के लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही करनी चाहिए, जहाँ से एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, एक माहौल मिले। टेस्ट सीरीज तो मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स की भी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं, मैंने कभी उनका कोचिंग नहीं की, क्लासरूम में कभी मैं उनकी सहभागिता मैंने नहीं की, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज बहुत दी है, प्रीलिम्स का भी और मेंस की भी। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, तो इससे माहौल क्रिएट होता है। हाँ, इससे माहौल के, और टॉपर्स की जो कॉपी है मेंस के लिए, वो टॉपर्स की कॉपी जरूर पढ़िए, जो सिलेक्ट हो चुके हैं। उपलब्ध कहाँ होती है सारी, जिससे और जो देख रहे हैं दर्शक उनके लिए पता चले? जो टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल हैं जिन पे फ्रीली अवेलेबल हैं। एक मेक आईएएस का चैनल है, एक हमारे यहाँ से धर्मवीर सोनी सर पिछली बार टैक्स असेसमेंट ऑफिसर बने थे, उन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है, उस पर बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी हैं।
और ऑनलाइन गूगल जब करेंगे तो वहाँ भी कुछ कॉपी अवेलेबल होंगी। जी, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो उसमें टॉपर्स ने क्या लिखा है और लिखने के लिए क्या-क्या पॉइंट्स जो पॉइंट आउट किए जाते हैं या डायग्राम वगैरह होते हैं, वो हाँ। सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। राइटिंग स्पीड तो इसमें कोई जानने वाली बात है ही नहीं कि होनी चाहिए और होनी अच्छी चाहिए। राइटिंग होनी चाहिए। इंटरव्यू में इंटरव्यू में क्या रहता है कि इंटरव्यू में जो तुम उन्हें बताते हो, एक्चुअली जो वो पूछेंगे कि आप अपना परिचय दो, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यूपीएससी में क्या है कि वो आपका नाम और एड्रेस सब पूछते हैं, लेकिन पीसीएस में आपका नाम नहीं पूछते। वो उनके पास जब आप जाओगे तो आपको एक लेटर दिया जाएगा, उसमें बस आपका फोटो होगा और उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं जाता। तो आपको अपना नाम और किस डिस्ट्रिक्ट से हो ये बताना नहीं होता है। बाकी आपका जो जैसे मुझसे पहला ही क्वेश्चन पूछा था जब मैं एंटर किया था, तो मैं नमस्ते करके बैठ गया, तो उनके पास काजू बर्फी रखी थी, तो वो उन्होंने बढ़ाया कि इसे खाओगे कि नहीं, तो मैंने मना कर दिया था, हालांकि क्योंकि नर्वस होते हैं उस टाइम पे। तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो लगा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि इन्हें पहचानते हो, तो मैंने कहा पहचानता हूँ। तो पूछा था कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो जो एनवायरनमेंट रहा है आसपास आपके, उन्हें खुद नहीं पता कि मैं इससे क्या पूछूंगा जो कैंडिडेट आ रहा है, तो बहुत नॉर्मली बहुत अच्छा। कई बार जैसे हम कोई शॉर्ट वीडियो देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं और उसमें बहुत ऊट-पटांग टाइप के सवाल होते हैं। मुझे ये लगता है कि अर्जुन जी, कोई भी इस मतलब पूरी तरीके से किसी सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं होता। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाके मुझसे कुछ ऐसा पूछ लेगा, जब पैनल आपको फँसाएगा तो कहीं भी फँसा देगा। बिल्कुल। ठीक, और एक ये होता है कि आपके जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे बहुत से आपने शुरू में बताया था कि जब वहाँ जाते तो हम नर्वस होते हैं, तो वो एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए वहाँ बैठते समय या फिर जवाब देते समय क्या? अगर मान लो किसी सवाल का जवाब हमें नहीं आता है, तो उस पे क्या रिएक्शन होना चाहिए स्टूडेंट? मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब तक हम इंटरव्यू रूम में एंटर नहीं कर जाते हैं तब तक नर्वसनेस बहुत होती है। मैं भी जब बाहर बैठ के, क्योंकि वहाँ जब आप डीवी कराते हो, डीवी के बाद एक और हॉल में बिठाते हैं, उसके बाद जब जहाँ इंटरव्यू होता है उससे पहले रूम में आपको थोड़ी देर बिठा देंगे, तो वहाँ पे नर्वसनेस होती है। लेकिन जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे माहौल वो बहुत अच्छा क्रिएटिव, बहुत अच्छा पॉजिटिव बना के रखते हैं। और आपने पूछा कि जो सपोर्टिव होते हैं स्टूडेंट, बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, बहुत फ्रीली बात। जैसे मुझसे उन्होंने पहले ही कहा था कि आपको कोई बहुत ज्यादा विद्वता नहीं दिखानी है, बस आपको अपनी आइडियोलॉजी बतानी है, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने बताया था कि इसको इंटरव्यू मत बोलिए, इसको चर्चा बोलिए। और मतलब जो पूछा जा रहा है एग्जैक्ट उसी पे बोलना है, ये नहीं कि हम अब उसके बारे में बहुत सारा बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूछा गया उससे भी भटक जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जो फैक्चुअल वो पूछते हैं, तुम्हें नहीं आता है तो आराम से बोल सकते हो कि सॉरी सर, इसके बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ के तब इसका सर पता कर लूंगा। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल रहता है। सब तुमसे ही पूछते, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या पढ़े हैं, और यही सब रहता है नॉर्मल। ये जहाँ से जैसे आप बिलोंग करते हैं, गांव मैंने घूमा है, देखा है, और जहाँ हम खेत में बैठे हुए हैं, कितना एक कठिन ये संघर्ष था यहाँ से निकल के देखना। और क्या जैसे परिवार का तो सपोर्ट था, आपने बताया कि मतलब आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा नवोदय तक पहुंचाने के लिए, वहां से एक बिल्ड आपका एजुकेशन हुआ। उसके अलावा जैसे गांव में रिलेशन में, रिश्तेदारियों में क्या माहौल था, क्या कहते थे लोग घर पे कि नहीं? देखिए, मेरा सबसे अच्छी चीज मेरे साथ क्या थी कि मुझे मेरे घर में क्या चल रहा है या रिश्तेदारी में क्या चल रहा है ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं खुद इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि हमारे और ये जरूर चीज भी है। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लो स्टूडेंट के लिए तो ये जरूरी है ही है, अभिभावक के लिए जरूरी है कि वो बच्चों को इन चीजों से दूर रखे। बिल्कुल, कि गांव में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, रिलेशन में, रिश्तेदारियों में क्या चल रहा है, क्योंकि इससे ज्यादातर बच्चे हैं भटकते हैं। ऐसा होता क्या है एक्चुअली, जब हम तैयारी करने के लिए जाते हैं या जब कहीं बाहर होते हैं, तो घर वालों का एक ही होता है कि गांव में क्या चल रहा है वो फोन पे करके बता दिया, फोन पे बता दिया, या रिलेशन में क्या चल रहा है। उससे जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो वहां से कोई सोल्यूशन तो नहीं दे सकता, ना उसे उस समस्या को सॉल्व कर सकता है। उसके प्रति मतलब जो भी समस्या होगी वो बच्चा उसके लिए टेंशन में रहेगा, उसके लिए परेशान रहेगा, और वो वहां से आगे उन चीजों को सही भी नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी अगर मान लो कोई बात है, कोई समस्या है, तो वो स्टूडेंट्स के साथ में या जो बच्चा बाहर तैयारी कर रहा है उसके लिए नहीं शेयर करनी चाहिए। और उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉजिटिव फीडबैक आपके साथ में रहा, कि परिवार ने आपको उन चीजों से दूर रखा। और उसका रिजल्ट ये है कि मतलब छोटी मोटी समस्याएं सबके जीवन में होती है। तो ऐसा तो ना कभी परिवार से किसी ने कभी ऐसे बोल दिया हो कि क्या कर रहा है, इतने दिन हो गए, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, मैं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा ऐसा? मेरा सबसे अच्छा टाइम, सबसे अच्छी चीज रही है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगा ही नहीं। मेरी जो सिविल सेवा की ये अभी तक की जर्नी है बहुत छोटी रही है।
मैं क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं उसमें बैठा। अब ये हो सकता है कि आगे अगर 2-4 बार मेरा नहीं होता तो कोई ना कोई उंगली तो उठाने लगते हैं, क्योंकि जब आप असफल होते हो तो वो कहते हैं ना कि सफलता की कहानी वही कहानी पढ़ी जाती है जिसके ऊपर सफलता का शीर्षक लिखा हो। मेहनत क्या होती है उसके पीछे को कोई नहीं देखता हाँ, कि कहाँ तक कितनी मेहनत की। आजकल जैसे मैं भी सुनता हूँ, बहुत कहते होंगे कि मतलब आशीर्वाद है, भाग्य होता है जो हो भाग्य जाता होता है, है, लेकिन हाँ, ये आप लोग, किस्मत होती है। हाँ, कम लोग जो आप वो उस चीज पे कम लोग चर्चा करते हैं कि हमने कितनी रात में रात भर पढ़ते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब लास्ट टाइम पे था, जब आंसर राइटिंग करते थे तो 1-2 घंटे सो के भी, जब 4 दिन लगातार पेपर लिखे थे तो मैं 4 रात बिल्कुल सोया नहीं था, क्योंकि आपको सुबह रात में पढ़ना होता है, अगले अगले दिन 2 पेपर लिखने हैं। तो आप रिवीजन करके नहीं जाओगे तो आप सुबह को कुछ लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तो थकान बहुत ज्यादा हो जाती है और 2 पेपर बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, तो आपको सोने में टाइम ही नहीं मिलता था। तो 4 रात तक लगातार ना सोना, उसके बाद लगातार पढ़ना, तो मेहनत तो है, लेकिन उस चीज को इमेजिन करते हैं जिस दिन पीडीएफ में नाम आएगा। और सच में जब पीडीएफ में नाम आया, मैंने इस बार रोल नंबर अपना देखा, तो जैसे ही आप रोल नंबर डालते हो, फिर जैसे वो येलो येलो होता चला जाता है, तो अपने आप सब भूल जाने लगता है, एक नया जन्म हो गया। बहुत मतलब अच्छा लगता है। जो भी, जैसे मान लो अर्जुन जी ये कह रहे हैं कि इनका तो कम ही समय में हो गया, लेकिन जो भी हाँ। लोग तैयारी कर रहे हैं लंबा समय लग रहा है, और अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो इधर उधर की बातों को बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है सीरियस लेना है, लाइटली लो बातों को। लोगों का काम है, लोग कहते हैं ठीक है, हाँ। अगर आपका लंबा संघर्ष है तब भी लोग कहते हैं। रिजल्ट आया तब आप कहाँ थे? रिजल्ट आया तो मेरा मेंस इस बार का 2025 का भी मेंस मैंने लिखा है। तो मेरा मेंस चल रहा था, 29 मार्च को पहला पेपर था। 29 मार्च की रात में 11:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। तो पता 6 बजे से ही माहौल बनने लगा था टेलीग्राम पे कि आज रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो जो आपने इतनी सालों मेहनत करी होती है, तो अगले दिन पेपर था, तो कोशिश कर रहे थे मैं और मेरे एक दोस्त थे, एक वरदान गुप्ता है, उनका वीडियो पे पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। इसके बाद अविनाश कुमार, उनका आरओ में सिलेक्शन हुआ है इस बार। तो हम तीनों लोग एक रूम में बंद थे, क्योंकि तीनों का रिजल्ट आने वाला था। तो साथ बैठे थे, खाना 9 बजे का हमारा डिनर होता था, तो खाना आना खाने भी नहीं गए थे उस दिन, क्योंकि टेलीग्राम पे लगातार कह रहे थे अब आने वाला है, एडमिट कार्ड निकालो 15 मिनट में 20 मिनट में, लेकिन वो आया 11:30 बजे। तो वहीं रूम में ही था मैं, और रिजल्ट आया तो पीडीएफ देखी, तो मैंने पहली बार में अपना रोल नंबर ही गलत भर दिया था, तो नहीं आया, उसमें नॉट फाउंड लिख के आया। तो मैं एकदम मतलब शौक हुआ, लेकिन मैंने फिर देखा, और तो मैं 2 बार अपना रोल नंबर गलत भरा था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा उंगली चली नहीं रही थी, लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो तीसरी बार मैंने सही रोल नंबर भरा, तो मेरा नाम आया उसमें, तो बहुत अच्छा था। मैंने रिजल्ट देखने के 10 मिनट बाद घर पे कॉल पिताजी को बताया था, क्योंकि लग रहा था 2-3 मिनट तक तो सोचते रहे, फिर बहुत सारे लड़के आ गए, शोर होने लगा उधर, तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो वो जब पीडीएफ में जो येलो येलो अपना रोल नंबर होता है, वो अपनी अलग खुशी होती है। उस जो आपने मेहनत की है वो सब भूल जाते हैं। और मैं तो, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ऐसा नहीं है, जो वहां पे 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद भी जब सिलेक्शन होता है तो ये लगता है कि मैं तो पहली बार ही परीक्षा में बैठा था। और पहली तो पीडीएफ में नाम देखने के बाद ये सारी थकान, सारी मेहनत सब गायब हो जाती है। तो बहुत जरूरी है मेहनत करना, और मेहनत के बाद संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन पीडीएफ में जब नाम आएगा तो वो सारे संघर्ष जो हैं वो हम भूल हाँ। जाते हैं। एक लाइफ को एंजॉय किया जाता है। घर में आपने बता दिया, घर में एकदम से खुशी का माहौल, गांव में खुशी का माहौल होगा। हाँ। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे बहुत सारे लोग होंगे वहां, रिजल्ट आया होगा, कुछ लोग उसमें परेशान भी होंगे। कई बार ये होता है कि रिजल्ट निगेटिव आता है। हाँ। निगेटिव रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स के लिए अपने आप पे एक किस तरह का कंट्रोल रखना चाहिए? देखिए, ऐसे मैं तो ऐसे कोई जो फिलोसफिकल बात है या कोई ऐसे थॉट में जाना ही नहीं चाहता। मैं सबसे ज्यादा मैं सीखता हूँ एग्जाम्पल से। ऐसे जो मैंने अभी यूपीएससी में जो सिलेक्शन हुए, उनसे पहले नाम लिया था, विपिन यादव हैं, उनका ये 6ठा अटेम्प्ट था। 5 अटेम्प्ट में, वो पिछली बार उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो फेल हो गए थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे साथ के बहुत सारे साथी थे, 4थे-5वें अटेम्प्ट में इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल है नहीं, अगर आप सच में मेहनत की है तो मेहनत कभी आपकी खराब जाती ही नहीं है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो अगली बार जरूर होगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसा कोई हाइपोथेटिकल बात है ही नहीं कि कोई आपसे कह रहा है कि आप ऐसे पढ़ते चले जाओ, कभी ना कभी होगा। आप एग्जाम्पल से सीखिए कि उनका हुआ है तो तुम्हारा भी होगा। हाँ, तो लेकिन उसमें कुछ जो कमियां रहेंगी उसमें चेंज लाना बहुत जरूरी है। कि आप अगर एक ही लीग पे चलते रहेंगे, जो गलतियां आप पहले से कर रहे थे, और अगर आप उनमें सुधार नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो अटेम्प्ट बढ़ते चले जाएंगे। तो जो भी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को अपना एनालिसिस करिए और अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। अच्छा, कई बार ये होता है कि जैसे यूपीएससी के बारे में तो बच्चों को पता होता है, उसमें अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन पीसीएस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जैसे गांव का बच्चा क्या होता है, डालना ही नहीं चाहता। अगर एक ये होता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, करना ना करना वो बाद की स्टेप होती है। हम एक कहते नहीं कि पहली, जब हम पहली स्टेप चढ़ेंगे नहीं तो छत पे कैसे पहुंचेंगे। तो गांव में क्या होता है, गांव के माहौल में या छोटे शहरों में ये होता है कि बच्चे उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि बच्चों ने ग्रेजुएशन नहीं किया है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे सोचते नहीं है,
सबका सपना होता है कि मैं भी एक अधिकारी बनूं, मैं भी अच्छी पोस्ट पे जाऊं, लेकिन वो शुरुआत के लिए आप कुछ बताइए, जैसे पीसीएस में क्या अटेम्प्ट का कुछ होता है या फिर नहीं होता है? पीसीएस में अटेम्प्ट का कोई सीन नहीं है। यूपीएससी में क्या है कि जनरल में आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी में 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अगर 21 साल एज है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो एज है शायद उसमें ओबीसी के लिए 40 के 40 ईयर्स एज है। बाकी अटेम्प्ट कितने भी नहीं है, आप कितनी भी अटेम्प्ट देते जाइए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपका सपना है कि मैं भी आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम में बैठूं, तो आप ऐसा बिल्कुल अटेम्प्ट को ध्यान में ना रखते हुए वहाँ एग्जाम का माहौल, जो प्रेशर है उसको फील करिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है तो मैं क्या फॉर्म भरूं। जब आपको अटेम्प्ट काउंट ही नहीं हो रहे हैं, तो आप कम से कम उस एग्जाम के जो प्रेशर है उसको वहां बैठ के फील करिए। मतलब ये नहीं कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाऊंगा तो करूंगा, क्योंकि आपने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा ये अनिश्चितता रहती है कि आप जब बड़े एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप कितनी भी बेहतर तैयारी करके जाएंगे, तब भी हो सकता है कि ना ही हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपका मतलब एक इस तरह का एनवायरनमेंट था, आपकी तैयारी उन्हीं टॉपिक्स को लेकर थी और आपका हो गया। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये नहीं सोचना है मन में कि मैं पूरी तैयारी करके तभी एग्जाम में बैठूंगा। तैयारी पूरी कभी होती नहीं है। इसका सिलेबस ऐसा है कि जब एग्जाम आएगा तो आप लास्ट टाइम तक कितना भी पढ़ लीजिए, आप लास्ट टाइम पे यही सोचेंगे कि अरे मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया पढ़ने को। तो तैयारी कभी पूरी होती ही नहीं है। आपने जितना पढ़ा है उस पर बिलीव कीजिए और उसी में से सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर आप एक खुद पे ट्रस्ट है, तो अगर आपने 7-8 एक साल अगर बहुत अच्छे से दिया है, तो उतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे होता गया, जैसे किसी का प्री निकल गया, प्री के बाद मेंस भी हो गया, तब भी अनिश्चितता ही है, क्योंकि उसमें क्लियर कोई नंबर तो शो नहीं हो रहे हैं। इंटरव्यू के बाद भी नंबर शो नहीं हो रहे हैं। नंबर शो तब होंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जी। तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कह सकते कि हो ही जाएगा। क्या नंबर आपके मेंस में है, फिर इंटरव्यू के सारे नंबर लगने के बाद फिर आपको ये पता चलेगा कि मेरे नंबर क्या रहे, या मैं कुछ नंबर उससे बाहर हो गया, तो वो बाद में पता चलेगा ना। हाँ, वो तो इतना कॉन्फिडेंस तो रहना ही है। अब जैसे मान लो आपका ही हो गया, आप मेंस भी लिख रहे हैं और आपका उधर फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। तो ये एक मैं कह सकता हूँ ये चेन है, जो आपको जब तक कि सिलेक्शन नहीं होना है तब तक आपको करना है। यूपीएससी में तो सरकार ने इस बार ये कह दिया कि अगर आपका मेंस है, अगर आप मेंस अगर आप उसमें ये प्रावधान किया गया कि पहले ज्यादातर लोग जो सिलेक्ट, जैसे आईएएस है कोई, अगर उसका कैडर दूसरा है तो वो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए फॉर्म भरता था, तो उसमें अब ऐसे प्रावधान को कम किया गया कि अब जैसे आईपीएस है तो अगली बार आपको आईपीएस नहीं मिलेगा, दूसरी पोस्ट मिलेगी। तो ये प्रावधान बहुत अच्छा है, क्योंकि लगातार जो सिलेक्टेड थे अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए लगातार पेपर देते रहते थे, तो ये नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते थे, उनके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो ये काफी अच्छा प्रावधान यूपीएससी ने किया, पीसीएस में भी होना चाहिए, काफी सही रहेगा। चलिए, ये तो बातचीत थी हमारी पढ़ाई के बारे में, किस तरह से जो गांव के बच्चे हैं उन्हें तैयारी करनी है, किस तरह आगे बढ़ना है। आजकल इंस्टाग्राम का दौर है, हाँ, फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, प्यार और रिलेशनशिप का दौर है। हाँ है। किस तरह से आप देखते हैं रिलेशनशिप को, रिश्तों को? और ये एक मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता इन चीजों को, जो वल्गैरिटी टाइप का एक है, जहां बच्चा पढ़ाई से ज्यादा बाकी चीजों में इन्वॉल्व रहता है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ, या फिर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई के बीच में अगर चाहे कोई भी चीज हो, अगर कोई हर्डल बन रहा है, अगर कोई रुकावट बन रही है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल तो जो प्रायोरिटी है वो पढ़ाई ही है। लेकिन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये मुझे सपोर्ट करेगा या करेगी, यहाँ से मेरी जर्नी है वो और अच्छी चल सकती है, तो मुझे लग रहा है कि तो ऐसा, क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है, तो जहां से अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप कहीं से बात कर सकते हैं, आप रिलेशन में भी रह सकते हैं, आप कुछ भी करें। लेकिन अगर वहां पे जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपने टारगेट सेट किया है, वहां पे रुकावट नहीं बननी चाहिए। तो अगर आपको सपोर्टिव है तो आप कहीं भी बात करें। मतलब होता क्या है, जैसे कुछ एक इंटरव्यू या कुछ एक ऐसे उदाहरण है कि अभी भी मैं यूपीएससी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें लिखा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसने नाम लिया था लड़की ने, अच्छा, कि मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो इसमें होता क्या, बच्चे को सबको यही लगता है कि मतलब मैं नहीं कर सकता, उसकी वजह से हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक प्रकार का मिथ है, वो एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति आपका कितना सपोर्टिव है। ये और वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। जी सर। तो अर्जुन सिंह की लाइफ में कोई नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई मतलब ऐसा सीन नहीं रहा हो कि ऐसा कोई आया हो कि उसने बहुत सपोर्ट किया हो। मैं तो अपनी जो जहाँ पे अभी हूँ, तो वो मेरी फैमिली के दम पे ही है। मैं अपने परिवार तो नहीं बता रहे हैं कि ये इंटरव्यू जाएगा तो परिवार वाले लोग देखेंगे, तो फिर नहीं, ऐसा कभी कुछ रहा नहीं है। मैंने भी ऐसी नहीं है कि मैंने बात नहीं करी है, मैं भी 1-2 जगह पहले किया था, लेकिन मुझे उसकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे उससे नुकसान ही हुआ है हमेशा। और ऐसे टाइम पे क्योंकि किसी को जो आपका फैमिली जो सपोर्ट कर सकता है, वो समझते हैं कि आप कैसी किस कंडीशन में हो। बाकी कोई दूसरा अगर कोई इंसान आता भी है तो उनको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो कौन से टाइम पे तुम कैसे स्ट्रगल में हो, कौन से टाइम पे कोई तुम्हें छोड़ के चला जाए या बात करना बंद कर दे, तो वो चीजें रहती है। मेरे साथ मुझे
हमेशा ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की, मेरी बात हुई है तो उससे मुझे लॉस ही हुआ है, कभी फायदा नहीं हुआ। तो मतलब वो एक नुकसान रहा अपने लिए, फिर वहां से ऐसा तो नहीं कुछ दिल टाइप का टूट गया हो, फिर उसके बाद सोचा था कि नहीं अब तो करना ही है, क्योंकि अब लोग जब छोड़ के जाते हैं तो एक अंदर से नहीं, वो कुमार विश्वास जी की बहुत अच्छी शेर है ना कि दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा, तो वो एक उजियारा ऐसा तो नहीं है दिल टूटने के बाद नहीं, उजियारा हुआ है। ये उजाला का जो मैंने प्रॉमिस था वो तो बस पहले ही किया कर लिया था, लेकिन हाँ बीच में ऐसे एक दो बार हुआ है तो कि मतलब आप अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है। हाँ, और लोग हैं दुनिया में, ठीक है, दुनिया में लोग तभी सपोर्ट कर रहे हैं जब तक आप अपने आप कुछ कर रहे हैं। तो इसमें मतलब मैं भी जैसे रहा हूँ एक दो ऐसे रिलेशन में, मैंने बात वगैरह की है, लेकिन उससे मेरा मतलब चीजें खत्म हुई। आज मैं एकदम मतलब अकेला, अभी तो हूँ अकेला ही हूँ, तो मैं इसको चीज को बिल्कुल प्रेफर नहीं करना चाहूंगा कि आप ऐसे कहीं जाएं। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तब आप बात कीजिए, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि पढ़ाई के दौर पे है ना, जो आपका टारगेट आपने सेट किया है, इसमें कोई भी रुकावट बन रहा है तो उसको त्यागना ही सबसे अच्छा। तो सिलेक्शन के बाद फोन आया, फिर नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, परेशान होंगे वो लोग जो सोच रहे हाँ होंगे तो मैंने किसे छोड़ा है। हाँ, अब ये तो रहा होगा। ये तो जरूर है कि मतलब अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है कि आपके मुश्किल हालातों में, आपके संघर्ष के हालातों में अगर आपको कोई हाथ छोड़ रहा है, तो आप सफलताओं में उसकी तरफ मुड़ के बिल्कुल नहीं देखें। और अगर हाँ, आपने मुड़ के देखा है तो फिर उस व्यक्ति को वो फील आना चाहिए, वो एहसास कि हमने किसे छोड़ा है, किसे हमने जाने दिया है। आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपके इंस्टाग्राम पे 300 कुछ फॉलोअर। एक चीज बहुत ठीक। कॉमन है जो मैं देखता हूँ, जैसे मान लो आजकल सबसे ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा माहौल ये है गांव में, सबको ये लगता है कि मान लो मैं भी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लोग सोशल मीडिया से ही देखेंगे, लोग कहेंगे कि जिस पे काम कर रहे हैं उसी को बुराई कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। रियल बात रियल होती है। मैं ये देखता हूँ आजकल गांव में ये है कि पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को ये लगता है कि मैं अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बनाऊंगा, वहां से जो मुझे जो रेवेन्यू मिल जाएगा उससे मैं बहुत पैसे वाला, और जो चमक दमक की दुनिया दिखाई जाती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए? उसके लिए क्योंकि आजकल ये एक सच बात भी है, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, वो जो आप किसी प्रेस्टिजियस जॉब, अगर किसी अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे, उससे ज्यादा उनका नाम है, पैसे भी कमाते हैं वो, और अच्छे अच्छे लोगों से उनके कॉन्टेक्ट भी हैं, लेकिन इनका परसेंट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे सफलता और असफलता दूसरे के हाथ में है, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ये अपने हाथ में है। क्योंकि आप अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप एक सही स्ट्रेटजी के साथ आप कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि आप स्वयं में आप खुद में कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, ये बहुत हद तक डिपेंड कर जाता है कि दूसरे लोग आपको कैसे पसंद करेंगे। तो इसमें अनिश्चितताएं बहुत हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे गांव से ही या हमारे देहात क्षेत्र से ही आजकल बहुत ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे स्टार बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। तो एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, और गवर्नमेंट भी इस बार के बजट में ऑरेंज इकोनॉमी नाम से गवर्नमेंट ने एक नया इसको नाम दिया है, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी नाम दिया गया है, और नया बजट भी गवर्नमेंट लेकर आई है। और जो हमारे स्कूल्स हैं, इसमें भी जो रील्स कल्चर है इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट भी आजकल, ये सोशल मीडिया का जमाना अब एक वास्तविकता बन चुका है समाज की, और अपने देश में एक गवर्नमेंट प्रकार से सरकार जो हो या जो लोग हैं, युवा हैं, वो कैरियर के रूप में से देखें। हाँ, हैं कि बिल्कुल इसमें, देखें। हम इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे इतनी सारी बातचीत। हमारे दर्शक हैं बहुत ज्यादा, जो स्टूडेंट हैं ज्यादातर, वो बहुत मोटिवेट होंगे, आगे तक जाएंगे। और जी सर। मुझे पूरी उम्मीद है, आपकी मैंने एक स्पीच सुनी थी, आपने बोला था गांव वालों से कि कभी ये मन में मत सोचना कि मैं इस पोस्ट पे हो गया हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं आपके बीच का हूँ और आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। हाँ, तो ये जो बात है ना, वो बहुत एक कहते हैं ना कि एक अपनापन वाली फील कराती है। गांव में मैं कई बार, जैसे दूसरी बार आया हुआ हूँ, तो मैंने वो चीजें देखी गांव में कि बिल्कुल ये वाला माहौल नहीं है कि लोगों से कोई वो है, सब जैसे पहले माहौल होता है गांव में, कोई सिलेक्शन वाला ये नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मिलने जुलने का तरीका मुझे बहुत बढ़िया लगा आपसे, और ये बनाए रखना, बिल्कुल। और आगे जाए, गांव के लोगों को सपोर्ट आप करेंगे, युवाओं को सपोर्ट करेंगे, और हमारे जिले का नाम तो आपने रोशन किया ही है 120वें रैंक लाके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों के लिए आप कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए मैसेज यही है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी, कि आप ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है या कोई अच्छी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, तो आप सपने नहीं देख सकते या कोई अच्छा एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो आप पहले जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देखिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास क्या ऐसे कोई लोग हैं, और नहीं भी होंगे। जैसे मैं यहाँ जब पढ़ता था तो मुझे कोई मिलता ही नहीं था कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, कोई मिल जाए, तो ऐसा कोई नहीं था।
तो आप सपने देखिए और खुद पर विश्वास कीजिए। जो तुम्हारी क्षमताएं हैं पहले उन्हें पहचानिए कि अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि मुझे यूपीएससी पीसीएस करना है तो क्या सच में मैं इसके काबिल हूँ, क्योंकि ये पहचानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होती है। हो सकता है कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा बन जाए, कोई एक्टिंग बहुत अच्छी कर पाए, कोई हो सकता है खेतों में भी कोई नवाचार कर पाए, नवाचार कृषि कर में पाए। कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले मतलब आए। ये नहीं है कि अपने अंदर का अगर आपका ये मन हाँ। नहीं है तो जबरदस्ती उस काम में नहीं जाना है, भाई क्योंकि तो फिर वहां तो एक परेशानी क्रिएट होगी। ये नहीं देखना है कि मैंने अर्जुन सिंह का इंटरव्यू देख लिया अब मुझे करना है, वो आपको अपनी उसके स्ट्रेंथ के हिसाब पे डिसाइड करना है हाँ कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। भाई, जो आपकी अब क्षमता, जो एप्टीट्यूड है, उसको पहले पहचानिए कि नेचुरली आपके पास कौन सी पावर है। तो इसको पहचान के और मेहनत के साथ लग जाइए। बाकी अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, ईश्वर आपका साथ देगा। अगर आपकी मेहनत है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।